Hello everyone. Today we'll be starting with the topic of AIDS and HIV. Now the specific topic is important for your pre and for mains. In mains it can come for 3 marker, 5 marker as well as 11 marker question. Again, it is not explicitly mentioned in your topic, but you have if you have seen the syllabus, there is mention of communicable diseases, and AIDS is a very major communicable disease in today's world. So that's why we are discussing this over here. Again, it is important for pre and mains. AIDS and HIV. Okay, AIDS, the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Let's have a look around it. What is AIDS? AIDS or acquired immunodeficiency syndrome is a disease caused by HIV virus. When we are talking about HIV virus, HIV is not a, remember this, AIDS is the disease while HIV is the causative. या फिर ये कह सकते हैं एड्स बीमारी है और HIV क्या है, बीमार करने वाला वायरस है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं HIV वायरस की खासियत क्या देख लेते हैं। इट इज अ मेंबर ऑफ रेट्रोवायरस फैमिली विच हैज अ RNA जीनोम। नॉर्मली जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में क्या होता है, DNA उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जो HIV वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, RNA है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं रेट्रोवायरस। ठीक, तो HIV क्या है, एक टाइप का रेट्रोवायरस है। दैट मीन्स इसके अंदर RNA मौजूद है। नेक्स्ट, HIV की वजह से कौन सी बीमारी होती है, एड्स। देखते हैं, एड्स मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है इसके फुल फॉर्म को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं यहाँ पे। एड्स मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating it is not a congenital disease, while syndrome means a group of symptoms। जो हम कहते हैं एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका ये मतलब रहेगा ये एक एक्वायर्ड डिजीज है, ये इनेट डिजीज नहीं है, कंजेनाइटल डिजीज नहीं है। ये हमने एक्वायर करी है, किसी और से हमने प्रोक्योर करी है, मदर टू चाइल्ड, ये एक्वायर करा गया है। फिर सेक्सुअल इंटरेक्शन की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, इस बीमारी को एक्वायर करा जाता है। और इस बीमारी के दौरान होता क्या है, हमारी इम्यून सिस्टम लो हो जाती है या फिर खराब हो जाती है, तो इस वजह से इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाती है। नेक्स्ट, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब रहेगा लॉट्स ऑफ सिम्टम। क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्लो हो गई है, कम हो गई है, तो तरह तरह की बीमारियां होने लगती। क्योंकि तरह तरह की बीमारियां हैं तो तरह तरह के सिम्टम्स होंगे, और इन्हीं तरह तरह के सिम्टम्स को, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम कहते हैं सिंड्रोम। तो एड्स का जो फुल फॉर्म है इसी मीनिंग को दर्शाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड डिजीज है जिसकी वजह से इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इन दिस कंडीशन अ पर्सन्स इम्यून सिस्टम, एड्स की बात करी जा रही है, एड्स के दौरान a person's immune system becomes too weak to fight any kind of infection or disease. AIDS is usually the last stage of HIV infection. जब HIV infection लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, दैट मीन्स पूरी बॉडी में HIV फैल चुका है, तब उस स्टेज को हम कहते हैं एड्स। अ स्टेज where the body can no longer defend itself and thus spawns various disease। अब वो बीमारी से लड़ नहीं सकता, इस वजह से हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारी होने लगती है, और इसी को हम कहते हैं एड्स। एड्स व्हेन अनट्रीटेड इट लीड्स टू डेथ। अगर इसको रोका नहीं गया, कंट्रोल नहीं करा गया, तो फिर इसकी वजह से एक ही अंजाम हो सकता है, इसका एक ही रिजल्ट हो सकता है, दैट इज डेथ। तो अगर ये हमारे लिए 3 मार्कर में आ गया तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखा गया वो लिख लेंगे, या फिर इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के 3 मार्कर आंसर्स मेंशन करे गए हैं, तीनों अलग अलग पैराग्राफ में। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्लस HIV का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस एड्स की वजह से कौन सा बॉडी सिस्टम कमजोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम, ये भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, एड्स या फिर HIV इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन, ये कैसे हम बॉडी में ट्रांसमिट होता है। कम्युनिकेबल डिजीज है तो फिर एक्वायर्ड डिजीज भी है, तो कैसे ट्रांसफर हो रहा है देखते हैं इसके बारे में।
AIDS and HIV are terms that are used interchangeably when even though they are not quite related. ज़्यादातर हम इन्हें interchangeably यूज करते हैं बट ये रिलेटेड नहीं है क्योंकि HIV क्या है, वायरस है, कॉजेटिव एजेंट है, और एड्स क्या है, बीमारी है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। HIV की वजह से एड्स होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आज की तारीख में ज़्यादातर लोग इसे इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। देखते हैं एचआईवी के बारे में। एचआईवी इज द वायरस दैट कॉजेज एड्स। जैसे अभी मैंने कहा था, एचआईवी क्या है, वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। इट wreaks havoc on the body's immune system until it is incapable of fending off infection on its own। तो एचआईवी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है जिसकी वजह से हम छोटी मोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाते हैं, और यही कंडीशन बन जाता है एड्स। देखते हैं एचआईवी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के तरीके देख लेते हैं। देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। जब हम एचआईवी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, चार मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरेक्शन विथ एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी भी सेक्सुअली इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे कि एड्स पेशेंट, एचआईवी पेशेंट, अगर उस एड्स पेशेंट के साथ कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरेक्शन करता है, तो इसकी वजह से एचआईवी ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा जो एचआईवी ट्रांसमिशन होता है इसी वजह से होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। All over the world, this is one of the major reason, it is the major reason for transmission of HIV and AIDS. Next, reusing needles used by an infected person। पहले होते थे, अब तो कम हो गए, बट आपको जैसे पता होगा, पहले जो डिस्पोजल सिरिंज आज जो आप देख रहे हो, पहले नहीं आते थे। वो पहले कांच के सिरिंजेस आते थे। उसी सिरिंज को, उसी सुई को वापस से डेटॉल में वाइप करके या फिर उसी को रीयूज कर लेते थे। और उसके अलावा जैसे ड्रग अब्यूजर्स हैं जो इंजेक्शन से ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेम सुई, सेम निडल, सेम सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं अगर यूजर में कोई एक अगर एचआईवी पॉजिटिव है या फिर एड्स पेशेंट है, तो उसके ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से, उसी सुई की वजह से भी एड्स वगैरह ट्रांसमिट हो सकता है। तो रीयूजिंग ऑफ नीडल कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर एचआईवी। इसी वजह से आज की तक में मैंडेटरी कर दिया गया हॉस्पिटल में, जैसे ही सिरिंज लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, सुई को डिस्पोज कर देते हैं, उसको रखते ही नहीं है। रीजन इज दिस, एचआईवी का ट्रांसमिशन रोकने के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द बेबी थ्रू द प्लेसेंटा। फिर इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसफर हो सकता है। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। वैसे आपको पता होगा प्लेसेंटा क्या है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। तो इसी कनेक्शन के जरिए, जहाँ पे मदर और चाइल्ड का ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसी कनेक्शन के जरिए भी क्या हो सकता है, एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है। लास्ट वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। रक्तदान कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड डीड, ब्लड डोनेट करना। लेकिन मान लेते हैं जो डोनेटेड ब्लड होता है, ट्रांसफ्यूज ब्लड होता है, अगर उसमें एचआईवी वायरस हो, तो अगर एचआईवी पॉजिटिव ब्लड अगर हमारी बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो गया, देन उसकी वजह से भी एचआईवी हो सकता है। इस वजह से आज की तारीख में ये मैंडेटरी कर दिया गया, जो भी ब्लड वगैरह कलेक्ट करा जाता है ब्लड डोनेशन कैंप में, इसके लिए एचआईवी टेस्ट वगैरह बाद में करा जाता है उन ब्लड सैंपल्स का। रीजन इज ताकि गलती से एचआईवी ट्रांसमिशन ना हो। बट एनीवेज, दिस आर योर फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एचआईवी। थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक जाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। कई बार आपने व्हाट्सएप पे इधर उधर मैसेजेस वगैरह देखे होंगे, फॉरवर्ड करे होंगे, कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में किसी ने एचआईवी पॉजिटिव ब्लड मिला दिया है, ठीक, इसकी वजह से एचआईवी हो गया। ये सब अफवाह है, गलत है। क्योंकि एचआईवी का जो वायरस है, ये माना जाता है वो 3 सेकंड तक एयर में सरवाइव करेगा। साथ ही साथ उसे सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है, खून के अलावा सरवाइव कर ही नहीं सकता है। तो अगर स्लाइस की बोतल में या फिर इधर उधर कहीं मिला भी देते हैं, उससे एचआईवी फैलता नहीं है। तो ये अफवाह है, इस पर ध्यान ना दीजिएगा। एचआईवी स्प्रेड होने के बाद ये मेजर 4 तरीके हैं। उसके अलावा भी छोटे मोटे तरीके हैं, लेकिन नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। दीज आर योर 4 मेजर एचआईवी ट्रांसमिशन। मान लेते हैं ये जो एड्स एंड इट्स ट्रांसमिशन, ये 5 मार्कर के तौर पे भी आ सकता है, तो इसको भी हम मार्क करके रखेंगे। व्हाट इज एचआईवी या फिर व्हाट इज एड्स एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये हमारे लिए 5 मार्कर के हिसाब से आ सकता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए अगर आ गया, तो हम एड्स का डेफिनेशन लिखेंगे प्लस एचआईवी के बारे में लिख देंगे, फिर ये चारों ट्रांसमिशन एज इट इज पॉइंटेड फॉर्म में लिख लेंगे, और ये हमारा बच जाएगा 5 मार्कर। नेक्स्ट, वायरस की बात कर रहे थे। एचआईवी वायरस हैज ए लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। एक बार ट्रांसफर हो जाने के बाद
इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है ये हमारी बॉडी के अंदर छिपा हुआ रहेगा। इट हैज़ अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड बिफोर इट स्टार्ट्स टू अटैक द इम्यून सिस्टम, और इसमें लगभग 10 साल तक लग जाता है जब ये हमारी बॉडी में ऐसे ही छिपा हुआ रहता है, और उसके बाद वो क्या करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड करने लगता है। 10 साल तक हमें सिम्टम वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। Hence, HIV can make it harder for the patient to fight off infection and disease. अब क्योंकि 10 साल तक हमारी बॉडी में छिपा हुआ रहता है, छिपे होने की वजह से धीरे धीरे क्या करता है, अपनी तादाद बढ़ाता रहता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम HIV ग्रस्त हो गए। फिर बाद में इसकी वजह से हमारी जो बीमारी है ज़्यादा बढ़ जाती है। HIV डिमोलिशेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ WBC। HIV क्या करती है, जो HIV वायरस है वो क्या करती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ WBC को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके अलावा और किसे डिस्ट्रॉय करती है, टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स जो है, अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, हमने इसके बारे में बात करी थी। थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वहाँ पे हमने बात करी थी टी हेल्पर सेल्स के बारे में। टी हेल्पर सेल्स हमारी बॉडी में बेसिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो एनीवेज, तो ये जो HIV है ये WBC को और टी हेल्पर सेल को मार देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी वगैरह फैलती है। दिस वायरस ऑल्सो मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनसाइड दीज सेल्स। इन्हीं WBC और हेल्पर सेल्स के अंदर ही वो क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है, मतलब अपनी तादाद बढ़ाता है। टी हेल्पर सेल्स आर ऑल्सो नोन एज CD4 सेल्स। ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। टी हेल्पर सेल का ऑल्टरनेट नेम क्या है, इन्हें हम CD4 सेल्स भी कहते हैं। ये प्री के लिए सिर्फ ये। एनीवेज, HIV कैसे ट्रांसमिट होती है तो वो तो पता चल गया था। फिर एक बार ट्रांसमिट हो जाने के बाद कैसे हमारी बॉडी में तादाद बढ़ाती है वो भी पता चल गया। 10 साल तक वो छुपा हुआ रहता है, इसी दौरान वो क्या करेगा, WBC और टी सेल्स को मारता है। मारने के साथ साथ उन्हीं WBC और टी सेल्स के अंदर वो क्या करता है, अपनी तादाद वगैरह भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। प्लस टी हेल्पर सेल को हम क्या कहते हैं, CD4 सेल्स। ये हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, मान लेते हैं देयर इज अ पेशेंट ऑफ HIV और एड्स। तो हाउ डू नो कि हाँ उसे HIV या फिर एड्स है, तो कोई भी बीमारी के लिए हमें सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर सिम्टम्स ऑफ एड्स, एक ही करके देखेंगे। जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें ये आ जाता है, फीवर, बुखार, ज़्यादा हाई फीवर नहीं बट मीडियोकर फीवर आता है, मीडियम फीवर आने लगता है। तेजी से वेट लॉस होना शुरू होगा, क्योंकि बुखार है, बीमारी भी बहुत सारी हो रही है। एड्स का एक कॉमन सिम्टम ये रहता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब बहुत सारी बीमारी होंगी तो ऑफ कोर्स वेट लॉस भी होगा। फेरेंजाइटिस, जो फेरिंग्स वाला रीजन, जो गले का जो पार्ट है, यहाँ पे बलगम वगैरह जमा होने लगती है, जो गला खराब होने लगता है, सर्दी खांसी होने लगती है। माउथ में भी सोर्स, थ्रश वगैरह, वही गले में खराश वगैरह होना शुरू हो जाएगा। खांसी, अल्सर वगैरह जैसे कंडीशन होने शुरू हो सकते हैं। ईसोफेगस, जो फूड पाइप है, वहाँ पे भी सोर्स होंगे, वही खांसी कफ वगैरह जमा होना शुरू हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं विथ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वेल एज योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर हम आते हैं मसल्स। जब मसल्स की बात करते हैं, यहाँ पे मियाल्जिया जैसी कंडीशन होती है। मियाल्जिया का सिंपल मीनिंग है बॉडी पेन, मसल पेन। जो मसल वगैरह वहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है। प्लस लिवर एंड स्प्लीन में क्या होगा, एनलार्जमेंट, ये स्वेल करने लगती है। लिवर और जो स्प्लीन है ये स्वेल होने लगती है। फिर राइट हैंड साइड आते हैं, ब्रेन साइड पे क्या रहेगा, मेलाइज। मेलाइज का मतलब है यहाँ पे बेचैनी टाइप, हेडेक टाइप, इरिटेशन टाइप फीलिंग आने लगती है, इसे हम कहते हैं मेलेज। हेडेक ऑफ कोर्स, न्यूरोपैथी भी वही हेडेक जैसा ही है, बॉडी पेन जैसा ही है, लेकिन ये ब्रेन के साथ ज़्यादातर एसोसिएटेड है, और ब्रेन के एसोसिएटेड मसल्स वगैरह के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। मतलब लिटरली बॉडी में ऑल ओवर पेन होना शुरू हो जाता है। हेडेक रहेगा प्लस नोजिया जैसी फीलिंग भी रहेगी। फिर आता है लिम्फ नोड में क्या रहेगा, लिम्फेडिनोपैथी। ये जो आपको दिख जाएगा, ये एरिया जो है, ये यहाँ पे लिम्फ नोड्स मौजूद है। लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फ WBC स्टोर होती है, और उन्हीं WBC को अटैक कौन करता है, HIV अटैक करता है। अब इसी अटैक की वजह से क्या होगा, ये लिम्फ नोड सूज जाती है, स्वेल कर जाती है, और इसी स्वेलिंग जैसे कंडीशन को हम कहते हैं लिम्फेडिनोपैथी। एक तो हमारे लिम्फ नोड क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। स्किन में और क्या आने लगती है, स्किन में रैशेज आनी शुरू हो जाती है, सो रैशेज वुड ऑकर। उसके अलावा गैस्ट्रिक कंडीशंस क्या रहेंगे, नोजिया, बेचैनी जैसी चीज़, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी। तो ये कंडीशंस कॉमन है। उसके अलावा एक और जो कॉमन रहता है, माउथ अल्सर्स।
माउथ में अल्सर वगैरह आने भी लगते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं, सिम्टम्स हैं एचआईवी के। अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, बट दीज आर योर मेजर सिम्टम्स ऑफ एचआईवी और एड्स। और ये कब आएंगे? ये एचआईवी और एड्स के एडवांस स्टेज में देखने को मिलता है, इनिशियल स्टेज में बिल्कुल नहीं दिखेगा। इनिशियल स्टेज में देखते हैं तो पकड़ में आ जाता है बीमारी, लेकिन ये एडवांस स्टेज में आएगा ही नहीं। सॉरी, इनिशियल स्टेज में आएगा ही नहीं, ये आखिर के स्टेज में, एडवांस स्टेज में ही देखने को मिलती है ये सारे के सारे सिम्टम्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डायग्नोसिस, ये हमारे लिए मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्लस प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्री के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट है उनके नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के हिसाब से उन्हीं टेस्ट के 3 मार्कर्स आपके लिए टेस्ट मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं। द प्राइमरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग एचआईवी एंड एड्स इंक्लूड एलिसैट टेस्ट। तो जो प्राइमरी एचआईवी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पहला टेस्ट करा जाता है उसका नाम है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एलिसा विच स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये यहाँ पे दो प्री क्वेश्चन मिल गए। एचआईवी को टेस्ट करने के लिए कौन सी टेस्ट करी जाती है? एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये हमारे लिए प्री क्वेश्चन बन गया। It is used to detect HIV infection. If an ELISA test is positive, the Western blot test is usually administered to confirm the diagnosis. अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव हो गया तो उसके बाद एक और कंफर्मेशन टेस्ट करा जाता है, और उस कंफर्मेशन टेस्ट का नाम है वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये दो टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एचआईवी को डायग्नोस करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं। दोनों टेस्ट को हम प्री के लिए मार्क करके रखेंगे। अब इनके मेंस 3 मार्कर देख लेते हैं। एलिसा क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट क्या है। पहले देखेंगे एलिसा के बारे में। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay. It is an immunological assay commonly used to measure antibodies, antigen, protein and glycoprotein in biological sample. जो हमारे ब्लड सैंपल है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज मौजूद हैं, जो बीमारी से लड़ने वाली जो चीज़ें मौजूद हैं, एंटीजेंस बीमारी फैलाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनको स्टडी करा जाता है, आइडेंटिफाई करा जाता है। सम एग्जांपल्स इंक्लूड, इनके जो एप्लीकेशन है, एलिसा के जो एप्लीकेशन है, डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, वो चेक करने के लिए, क्योंकि अगर एचआईवी इन्फेक्शन है मतलब एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस है मतलब ये एक एंटीजन है, ठीक। प्लस एचआईवी वायरस के बॉडी के बाहर प्रोटीन भी मौजूद है, तो एलिसा के जरिए हम एंटीजन और प्रोटीन दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ एचआईवी का वायरस है या नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूबल रिसेप्टर्स इन सीरम, हमारे ब्लड सीरम में कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं नहीं है, ये सब चीज़ें को चेक करने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज योर एलिसा एज अ 3 मार्कर। अगर ये 3 मार्कर में आ गया तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। इम्यूनोलॉजिकल एसे है जो कि एंटीबॉडी एंटीजन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। कहाँ अप्लाई करा जाएगा? एचआईवी इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी टेस्ट में भी इस्तेमाल करा जाता है, ठीक। आगे आते हैं वेस्टर्न ब्लॉट, ये भी 3 मार्कर है। प्लस इसके और दो प्री क्वेश्चन मिल जाएंगे। वेस्टर्न ब्लॉट को दो और नाम से भी जाना जाता है, इम्यूनो ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। देखते हैं इसके बारे में। इट इज अ लेबोरेटरी मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अमंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। अभी हम मैंने बात करी थी जो एचआईवी है वो वायरस है, वायरस है मतलब उसके बॉडी का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बना है। तो वेस्टर्न ब्लॉट के जरिए हम उसी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो कि एचआईवी स्पेसिफिक है, जो कि खाली एचआईवी वायरस की बॉडी में मौजूद है। अगर ये स्पेसिफिक प्रोटीन वेस्टर्न ब्लॉट के सहारे पता चल गया कि हाँ ये सैंपल में मौजूद है, मतलब क्या है, अगर प्रोटीन है तो फिर एचआईवी होगा ही होगा। तो इस तरह से कंफर्मेशन में ये हेल्प करता है कि हाँ एचआईवी है या नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, सीधा प्रोटीन को ही टारगेट करता है। और वैसे आपको पता ही होगा प्रोटीन बनता कैसे है, आरएनए की कोडिंग की वजह से। और एचआईवी के अंदर मौजूद क्या था, आरएनए ही तो था। दैट मीन्स अगर एचआईवी है तो उसके पास उसका खुद का आरएनए होगा, अगर आरएनए है तो फिर उसकी खुद की एक अलग प्रोटीन बनी होगी, और उसी प्रोटीन के जरिए हम वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं और एचआईवी को कंफर्म करते हैं। So these are your diagnostic methods for HIV, ELISA and Western blot. 3 markers individually और pre के लिए भी important है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। वैसे बता दो एड्स के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देर इज नो क्योर फॉर एड्स, लेकिन फिर भी देखते हैं कुछ कंट्रोल टेक्निक्स हैं। हम उसे रोक नहीं सकते, उसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं इसके बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज डन विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स विच इज पार्शियली इफेक्टिव, कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं है, पार्शियली इफेक्टिव।
कैसे? इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ये बस हमारी एज उम्र बढ़ा सकता है, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल। ये बीमारी को रोक नहीं सकता। दैट मीन्स अल्टीमेटली आगे चल के अगर किसी वजह से सिचुएशन खराब होती है तो हमारी मौत होनी तय है। तो एड्स का कोई 100% इलाज नहीं, हम उसे क्या कर सकते हैं, बस डिले कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट या फिर जो मेडिसिन यूज करी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। और जो थेरेपी होती है, जो ट्रीटमेंट मेथड होता है उसे हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मेंशन कर दिया गया है। ये 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लस ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं इसके बारे में। ART या फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आर मेडिकेशंस दैट ट्रीट HIV। द ड्रग्स डू नॉट किल और क्योर द वायरस। ये वायरस को ना मारते हैं ना ही उसको क्योर करते हैं। तो फिर इसका काम क्या है? However, when taken in combination, वो एक एक ड्रग नहीं लिया जाता है, कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ड्रग्स लिए जाते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में बहुत सारे एक ड्रग्स को एक साथ लिया जाता है। When taken in combination, they can prevent the growth of virus। वो वायरस की ग्रोथ को रोक लेते हैं या फिर कंट्रोल कर लेते हैं। When the virus is slow down, जब उनकी ग्रोथ को आप कंट्रोल कर देते हो, तादाद को कंट्रोल कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली HIV बीमारी भी क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। Antiretroviral drugs are also referred as ARV, and combination ARV therapy CART is referred to as highly active ART और HART। ये जो एंटीरेट्रोवायरल ड्रग की जो थेरेपी है उसका कंप्लीट नेम क्या है, कॉम्बिनेशन ARV थेरेपी, जो कि हाईली एक्टिव आर्ट भी कहते हैं, जिसे HAART के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के कुछ ड्रग्स के नाम मेंशन करे गए हैं, जैसे कि ज़िडोव्यूडिन, जो कि रेट्रोविर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, रिटोनावीर जो कि नॉर्विर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, लोपिनावीर जो कि कैलेट्रा के नाम से अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको दो दो अलग अलग नाम दिखे हैं, ऐसा क्यों है? जैसे ज़िडोव्यूडिन है, रिटोनावीर है, लोपिनावीर है, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं और उसके मार्केटेबल नेम्स अलग अलग हैं। जैसे कि कैल्पॉल ले लेते हैं, कैल्पॉल सर्दी के लिए, बॉडी के लिए हम कैल्पॉल ले लेते हैं। कैल्पॉल मार्केटेबल नेम है, उसके अंदर क्या मौजूद है, केमिकल क्या मौजूद है, पैरासिटामोल। बस वैसे ही ज़िडोविडिन क्या है, दवाई है, केमिकल है, और उसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है, रेट्रोविर। सिमिलरली रिटोनाविर के लिए नॉर्विर, लोपिनाविर के लिए कैलेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द ART ड्रग्स या फिर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं नोट। एज एड्स हैज नो क्योर, क्योंकि एड्स का कोई क्योर है ही नहीं, आप बस कंट्रोल कर सकते हो। सो प्रिवेंशन इज द बेटर ऑप्शन। जो 4 ट्रांसमिशन मेथड्स है, अगर आप उनको प्रिवेंट कर देते हो तो HIV को रोक सकते हो, वरना देर इज नो क्योर फॉर HIV। In India, National AIDS Control Organization is working towards spread of knowledge awareness regarding prevention and control of AIDS। ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं, इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में हम इसे कर चुके हैं, NACO को। NACP अगर आपको याद होगा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हमने करा था सेंट्रल स्कीम्स वगैरह में, तो हमने वहाँ पे इसे कर रखा है। एनीवेज, तो एड्स में, इंडिया में एड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करी है, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। बाय द वे, एड्स कब डिस्कवर हुआ था, कब आइडेंटिफाई हुआ था, 1981 में पता चला है। और 1981 से लेके आज तक अगर हम देखें लगभग 40 साल होने को आ रहा है, और इन 40 साल में लगभग 25 से 30 मिलियन लोग, एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, ऑफिशियल फिगर्स, रीजन बिंग बहुत सारे डेथ अनरिपोर्टेड भी रह जाते हैं। 25 से 30 मिलियन पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ HIV। सो ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर लोग जागरूक नहीं हुए, लापरवाही दिखाएंगे, तो इसकी वजह से डेथ हो सकती है। अब खुद डेथ से तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस दूसरों को भी लेके जाते हैं। सो इसी वजह से एक ही ऑप्शन है हमारे पास, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट क्योर फॉर HIV। हैव ए गुड डे, टेक केयर।